अध्याय 23। बंद वार्ड में क्रिसमस। क्या इसलिए डंबलडोर हैरी से नजरें नहीं मिला रहे थे? क्या उन्हें यह आशंका थी कि हैरी की आंखों से वोल्डेमॉर्ट झांकने लगेगा, या उन्हें यह डर था कि शायद उसकी आंखों का हरा रंग अचानक लाल हो जाएगा और उसकी पुतलियों की जगह पर बिल्ली जैसे छेद हो जाएंगे? हैरी को याद आया कि वोल्डेमॉर्ट का सांप जैसा चेहरा एक बार प्रोफेसर क्विरेल के सिर के पीछे से कैसे निकला था। अपने सिर के पीछे हाथ फेरकर वो सोचने लगा कि अगर वोल्डेमॉर्ट उसकी खोपड़ी से बाहर निकला तो उसे कैसा महसूस होगा। वह खुद को गंदा और संक्रमित समझने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो किसी घातक विषाणु से ग्रस्त है और अस्पताल से लौटते समय मासूम निष्कलंक लोगों के साथ ट्रेन में बैठने काबिल नहीं है, जिनका तन मन वोल्डेमॉर्ट के कलंक से मुक्त था। वह अब यह बात जान चुका था कि उसने सिर्फ सांप को देखा ही नहीं था, वह तो खुद सांप था। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा भयंकर विचार आया। उसके दिमाग की सतह पर एक याद उभर आई, जिससे उसकी आंतें सांपों की तरह घुमड़ने और लहराने लगी। वोल्डेमॉर्ट समर्थकों के अलावा किसी चीज के पीछे था, हथियार जैसी कोई चीज जिसे वह सिर्फ चोरी से हासिल कर सकता था, कोई ऐसी चीज जो पिछली बार उसके पास नहीं थी। हैरी ने सोचा, मैं ही वो हथियार हूँ। अंधेरी सुरंग से गुजर रही ट्रेन में हिलते समय उसे ऐसा लगा मानो उसकी नसों में जहर बह रहा हो, जो उसे पसीना पसीना कर रहा था। वोल्डेमॉर्ट मेरा ही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डंबलडोर ने मेरे आसपास पहरेदार तैनात कर रखे हैं। वे मेरी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन डंबलडोर सफल नहीं हो पा रहे हैं। वे हॉगवर्ट्स में हर वक्त मेरी निगरानी नहीं करवा सकते। मैंने ही कल रात को मिस्टर वीजली पर हमला किया था, वह मैं ही था। वोल्डेमॉर्ट ने मुझसे यह काम करवाया और हो सकता है कि वो मेरे भीतर हो सकता है वो इस समय भी मेरे विचारों को पढ़ रहा हो। जब ट्रेन अंधेरी सुरंग में धड़धड़ाती हुई चल रही थी तो मिसेस वीजली ने जिनी के पार झुककर उससे पूछा, हैरी बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी हालत खराब दिख रही है। क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो? सभी उसे देख रहे थे। उसने तेजी से अपना सिर हिलाया और होम इंश्योरेंस के एक विज्ञापन को घूरने लगा। ग्रीमॉल चौक में घास के एक टुकड़े पर चलते समय मिसेस वीजली चिंता भरी आवाज में बोली, हैरी बेटा, तुम्हें यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम्हारा चेहरा बहुत पीला दिख रहा है। क्या आज सुबह तुम्हें नींद नहीं आई? तुम सीधे अपने बिस्तर पर जाना और डिनर से पहले 2 घंटे सो लेना, ठीक है? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। यह एक बढ़िया बहाना था जिससे वह सबसे बात करने से बच सकता था। वह यही तो चाहता था। इसलिए जैसे ही मिसेस वीजली ने सामने वाला दरवाजा खोला, वह दैत्य के पैर वाले छाता स्टैंड के पास से होता हुआ तेजी से सीढ़ियां चढ़ा और अपने तथा रॉन के बेडरूम में घुस गया। वहां पहुंचकर वह दोनों पलंगों और फिनीज नाइजेल की खाली तस्वीर के पास चहलकदमी करने लगा। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल और उनसे भी ज्यादा भयानक विचार भरे हुए थे। वह सांप कैसे बन गया? शायद वह इच्छाधारी नर पशु था। नहीं, वह नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो उसे यह बात पता होती। शायद वोल्डेमॉर्ट इच्छाधारी नर पशु था। हाँ, हैरी ने सोचा, यह बात ठीक लगती है। जाहिर है वह सांप में बदल सकता है। चूंकि वह मुझ पर काबू कर रहा है इसलिए हम दोनों ही रूप बदल लेते हैं। लेकिन फिर भी इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि मैं 5 मिनट में ही लंदन जाकर अपने पलंग पर कैसे लौट आया। लेकिन वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर है। शायद लोगों को इतनी तेजी से लाना ले जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और फिर दहशत के भयंकर एहसास के साथ उसके मन में यह पागलपन भरा विचार आया, अगर वोल्डेमॉर्ट मुझ पर काबू कर रहा है तो मैं उसे इस समय मायापंछी के समूह के मुख्यालय का स्पष्ट दृश्य दिखा रहा हूँ। वह जान जाएगा कि समूह में कौन कौन है और सीरियस कहाँ है। और मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए थी। वह हर बात जो सीरियस ने मुझे पहली रात को बताई थी। अब एक ही रास्ता था, उसे जल्द से जल्द ग्रीमॉल चौक छोड़कर चल देना चाहिए। वह बाकी लोगों के बिना हॉगवर्ट्स पे क्रिसमस बिता लेगा ताकि वे लोग कम से कम छुट्टियों में तो सुरक्षित रहें। लेकिन नहीं, यह नहीं चलेगा। हॉगवर्ट्स में भी बहुत से विद्यार्थी होंगे जिन्हें वह घायल कर सकता है। अगर अगला शिकार सीमस, डीन या नेविल हुआ तो क्या होगा? उसने चहलकदमी बंद कर दी और फिनिस नाइजेल के खाली फ्रेम को घूरता हुआ खड़ा रहा। उसके पेट की गहराई में शीशे जैसी भारी अनुभूति हो रही थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह प्रिवेट ड्राइव लौट जाएगा और बाकी जादूगरों से दूर रहेगा।
उसने सोचा अगर ये काम करना ही है तो देर करने से कोई फायदा नहीं है। उसने पूरी ताकत से यह ख्याल दिमाग से निकालने की कोशिश की कि डसली परिवार की प्रतिक्रिया क्या होगी जब वे उम्मीद से 6 महीने पहले उसे अपनी चौखट पर खड़ा देखेंगे। फिर वो तेजी से अपने संदूक की तरफ गया और उसका ढक्कन बंद करके उस पर ताला लगा दिया। इसके बाद उसने हेडविग की तलाश की, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह अब भी हॉगवर्ट्स में ही है। उसने सोचा यह तो अच्छा ही हुआ क्योंकि उसका पिंजरा नहीं ले जाना पड़ेगा। वो अपने संदूक का एक सिरा पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। वह अभी आधी दूरी तक ही पहुंचा था कि तभी एक हिकारत भरी आवाज आई। भाग रहे हो? उसने पलट कर देखा। फिनिस नाइजेल अपनी तस्वीर वाले कैनवास में प्रकट हो गया था और झुककर हैरी को दिलचस्पी से देख रहा था। नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ, हैरी ने कहा और संदूक को घसीटकर कुछ दूर आगे तक ले गया। फिनिस नाइजेल ने अपनी नुकीली दाढ़ी को थपथपाते हुए कहा, मुझे लगता था कि गुरुद्वार हाउस में सिर्फ बहादुर लोग ही पहुंचते हैं। तुम्हें तो मेरे हाउस में होना चाहिए था। हम नागशक्ति वाले बहादुर तो होते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं होते। उदाहरण के लिए अगर विकल्प मौजूद हो तो हम हमेशा अपनी गर्दन बचाने का विकल्प चुनते हैं। मैं अपनी गर्दन नहीं बचा रहा हूँ, हैरी ने कहा और संदूक को दीमक खाए गलीचे के टुकड़े के ऊपर उठाकर दरवाजे के ठीक सामने ले गया। ओह, अब समझा, फिनिस नाइजेल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। तुम कायरों की तरह नहीं भाग रहे हो, तुम तो महानता दिखा रहे हो। हैरी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। तभी फिनिस नाइजेल ने आलस से कहा, मैं एल्बस डंबलडोर का एक संदेश लाया हूँ। हैरी घूमा। क्या? जहां हो वहीं रहो। मैं तो हिला भी नहीं हूं, हैरी ने कहा। उसका हाथ अब भी दरवाजे के हैंडल पर था। संदेश क्या है? मूर्ख, वही तो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है, फिनिस नाइजेल बोला। डंबलडोर ने कहा है जहां हो वहीं रहो। क्यों? हैरी ने उत्सुकता से कहा और अपने संदूक के हत्थे को छोड़ दिया। वे मुझे यहाँ क्यों रोकना चाहते हैं? उन्होंने और क्या कहा? और कुछ नहीं, फिनिस नाइजेल ने पतली काली बोहें उठाई जैसे उसे हैरी उद्दंड लग रहा हो। हैरी का गुस्सा उसी तरह सतह पर आ गया जैसे कोई सांप लंबी घास पर फन उठा रहा हो। वह थका हुआ था, बुरी तरह दुविधाग्रस्त था। पिछले 12 घंटों में दहशत, राहत और फिर दहशत में जिया था, लेकिन इसके बावजूद डंबलडोर उससे बात नहीं करना चाहते थे। उसने जोर से कहा, जहां हो वहीं रहो। जब मुझ पर दंपिशाचों ने हमला किया था तब भी हर कोई मुझसे यही कह रहा था, जहां हो वहीं रहो। तब तक बड़े लोग इस मामले को सुलझाते हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारा छोटा सा दिमाग इसे झेल नहीं पाएगा, फिनिस नाइजेल ने ज्यादा तेजी से कहा। देखो, इसलिए तो मुझे टीचर होने से नफरत है। लड़कों को खुद पर इतना ज्यादा भरोसा होता है कि वे हर चीज के बारे में बिल्कुल सही होते हैं। मेरे छोटे से गुस्सैल खच्चर, क्या तुम्हें यह नहीं लगता है कि अगर हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर अपनी योजना की हर छोटी छोटी बातें तुम्हें नहीं बता रहा है तो इसका कोई बहुत अच्छा कारण होगा? तुम्हें बहुत कष्ट महसूस हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हें यह एहसास नहीं है कि डंबलडोर का कहना मानने से तुम्हें कभी नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, नहीं, सभी लड़कों की तरह तुम्हें भी पूरा यकीन है कि तुम अकेले ही सोचते हो और महसूस करते हो। तुम अकेले ही खतरे को पहचानते हो। तुम अकेले ही इतने चतुर हो कि शैतानी शहंशाह की योजना का अंदाजा लगा सकते हो, हैरी ने तेजी से कहा। तो वह मेरे बारे में कोई योजना बना रहा है? क्या मैंने ऐसा कहा? फिनिस नाइजेल ने अपने रेशमी दस्तानों को उलटते पलटते हुए कहा। अब मुझे माफ करो, मेरे पास किशोर अवस्था के दुख दर्द सुनने से ज्यादा अच्छे काम है। गुड डे। वो अपने फ्रेम के कोने तक टहल कर गया और ओझल हो गया। भाड़ में जाओ, हैरी खाली फ्रेम के सामने कर जा और डंबलडोर को बता देना कि इस बुरी खबर के लिए धन्यवाद। खाली कैनवास खामोश रहा। तैश में हैरी संदूक को अपने बिस्तर के पैताने तक वापस लाया और दीमक खाए हिस्से पर चेहरे के बल गिर गया। उसकी आंखें बंद थी, उसका शरीर भारी हो रहा था तथा दर्द से टूटा जा रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे वो मीलों सफर करके आया हो। उसे अब यकीन नहीं हो रहा था कि 24 घंटे से भी कम समय पहले चो चैंग मिसल्टो के नीचे उसके पास आई थी। वो बहुत थका हुआ था। वह सोने में डर रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह नींद से कितने समय तक लड़ सकता है। डंबलडोर ने उसे कहा था कि वह यहीं रुके रहे। इसका मतलब यह है कि उसे सोने की इजाजत है, लेकिन वह मन ही मन डर रहा था कहीं यह सब दोबारा ना हो जाए। वह छायाओं में डूब रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में एक फिल्म चलने का इंतजार कर रही थी। वह एक वीरान गलियारे में चलकर एक सपाट काले दरवाजे की तरफ जा रहा था। खुरदुरे पत्थर की दीवारों, मशालों और एक खुले दरवाजे से होता हुआ वो पत्थर की सीढ़ियां उतर गया जो नीचे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाती थी। वह काले दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन उसे खोल नहीं पाया।
वह उसे घूरता रहा। वो उसके भीतर घुसने के लिए बहुत उतावला था। उसके पीछे जो भी था उसे वह दिल से चाहता था। यह पुरस्कार बहुत ही बड़ा था। काश उसका निशान दुखना बंद हो जाए, फिर वह ज्यादा स्पष्टता से सोच सकेगा। तभी बहुत दूर से रॉन की आवाज आई। मम्मी ने कहा है कि डिनर तैयार है, लेकिन अगर तुम सोना चाहो तो वे तुम्हारे लिए अलग निकाल कर रख लेंगी। हैरी ने अपनी आंखें खोली, लेकिन रॉन तब तक कमरे से बाहर जा चुका था। हैरी ने सोचा, वो मेरे साथ अकेले में नहीं रहना चाहता। मूडी की बात सुनने के बाद आखिर वह क्यों रहना चाहेगा? उसे लगा कि उनमें से कोई भी उससे नहीं मिलना चाहता होगा, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि उसके भीतर क्या था। वह डिनर करने के लिए नीचे नहीं जाना चाहता था। वह खुद को जबरदस्ती उन पर थोपना नहीं चाहता था। उसने करवट बदली और कुछ समय बाद सो गया। वो काफी देर बाद जागा। उस समय सुबह के शुरुआती घंटे चल रहे थे। भूख के कारण उसके पेट में दर्द हो रहा था और रॉन खर्राटे ले रहा था। कमरे में चारों तरफ देखते समय उसे फिनिस नाइजर की स्याह आकृति दिखी, जो अपनी तस्वीर में एक बार फिर आ चुका था। हैरी को लगा कि डंबलडोर ने शायद उसे उसकी निगरानी के लिए भेजा होगा, ताकि वह किसी और पर हमला न कर दे। अस्वच्छ होने का भाव गहराता गया। उसका आधा मन हो रहा था कि उसे डंबलडोर की बात नहीं माननी चाहिए थी। अगर ग्रिमॉल्ड चौक में जीवन इसी तरह चलने वाला है, तो इससे अच्छा तो यह होता कि वह प्रिवेट ड्राइव में ही रहता। अगली सुबह बाकी सभी लोग क्रिसमस की सजावट करते रहे। हैरी को सीरियस इतने अच्छे मूड में पहले कभी नहीं दिखा था। वह कैरोल्स गा रहा था और बहुत खुश दिख रहा था कि क्रिसमस पर उसका घर भरा हुआ है। उसकी आवाज ठंडे ड्राइंग रूम के फर्श के पार से गूंजती हुई ऊपर आ रही थी, जहां हैरी अकेला बैठा था। खिड़कियों के बाहर आसमान सफेद हो रहा था। यह देखकर हैरी को आशंका हुई कि शायद बर्फ गिरेगी। पूरे समय हैरी इस बात पर वहशी आनंद महसूस कर रहा था कि वह बाकी लोगों को अपने बारे में बात करने का मौका दे रहा था। जब उसने लंच के समय सीढ़ियों पर मिसेस वीजली को अपना नाम पुकारते सुना, तो वह और ऊपर चला गया तथा उनकी बात अनसुनी कर दी। शाम को लगभग 6 बजे बाहर के दरवाजे की घंटी बजी और मिसेस ब्लैक दोबारा चीखने लगी। हैरी ने सोचा कि मंडगस या मायापंछी के समूह का कोई और सदस्य आया होगा। वो बकबीक के कमरे की दीवार से आराम से टिककर बैठ गया, जहां वह छिपा हुआ था। बकबीक को मरे हुए चूहे खिलाते समय वह इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा कि वह खुद कितना भूखा था। जब किसी ने कुछ मिनट बाद दरवाजा भड़बड़ाया, तो उसे थोड़ा सदमा लगा। मैं जानती हूँ हैरी कि तुम अंदर हो। हरमाइनी की आवाज आई। बाहर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैरी ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। बकबीक अब भी भूसे से भरे फर्श पर अपने पंजे मार रहा था, ताकि अगर चूहे का कोई टुकड़ा रह गया हो तो वह उसे उठा ले। तुम तो अपने मम्मी डैडी के साथ स्कीइंग करने गई थी, हरमाइनी ने कहा। सच तो यह है कि स्कीइंग में मुझे जरा भी मजा नहीं आता है, इसलिए मैं क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ चली आई। उसके बालों में बर्फ के टुकड़े फंसे हुए थे और उसका चेहरा ठंड से गुलाबी हो गया था। लेकिन रॉन को यह मत बताना। मैंने उसे बताया है कि स्कीइंग सचमुच अच्छी होती है, क्योंकि उसे यह सुनकर बड़ा मजा आता है। मम्मी डैडी थोड़े निराश हुए, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि गंभीर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हॉगवर्ट्स में ही रुक रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करूं। वे समझ जाएंगे। खैर छोड़ो, उसने तेजी से कहा। चलो हम तुम्हारे बेडरूम में चलते हैं। रॉन की मम्मी ने वहां आग जला दी है और सैंडविच भेज दिए हैं। हैरी उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। बेडरूम में दाखिल होने पर उसे यह देखकर हैरानी हुई कि रॉन और जिनी वहां बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। हैरी कुछ बोल पाता इससे पहले ही हरमाइनी ने अपनी जैकेट उतारी और हवाई अंदाज में बोली, मैं नाइट बस से आई हूँ। डंबलडोर ने मुझे अगले दिन ही सारी घटना बता दी थी, लेकिन वहां से निकलने से पहले मुझे सत्र खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। अम्बरीश तो इसी बात पर गुस्सा थी कि तुम लोग उनकी नाक के नीचे से कैसे गायब हो गए। हालांकि डंबलडोर ने उन्हें बता दिया था कि मिस्टर वीजली सेंट मंगोज में भर्ती हैं और उन्होंने तुम सभी को उनसे मिलने जाने की इजाजत दे दी थी। तो वह जिनी के पास बैठ गई। दोनों लड़कियां और रॉन हैरी को देखने लगे। हरमाइनी ने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया, हैरी ने थोड़ी सख्ती से कहा। वह अधीरता से बोली, ओ हैरी, झूठ मत बोलो। रॉन और जिनी कह रही है कि सेंट मंगो से लौटने के बाद तुम सबसे चिपते फिर रहे हो। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं? हैरी ने गुस्से से रॉन और जिनी को देखा। रॉन अपने पैरों की तरफ देखने लगा, लेकिन जिनी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। जिनी बोली, तुम ऐसा ही कर रहे हो और तुम हम में से किसी की भी तरफ देख भी नहीं रहे हो। हैरी गुस्से से बोला, तुम ही लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। हरमाइनी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम लोग अलग अलग समय एक दूसरे को देख रहे होगे, इसी कारण ऐसा हुआ होगा। हैरी ने मुड़ते हुए कहा, बड़ी मजेदार बात है।
हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। यह सोचना छोड़ दो कि सब लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। देखो, बाकी लोगों ने मुझे वो बात बता दी है जो तुमने कल विस्तारित कानों से सुनी थी। अच्छा, हैरी गुर्राया। उसके हाथ जेब में थे और वो बाहर बर्फ की मोटी परत को गिरते देख रहा था। सभी मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, है ना? देखो, मुझे इसकी आदत पड़ रही है। हम तुमसे बात करना चाहते थे, हैरी, जीनी ने कहा। लेकिन जब से हम लौटे हैं तब से तुम छिपते फिर रहे हो, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, हैरी ने कहा, जो अब और ज्यादा परेशान महसूस कर रहा था। यह तो मूर्खता है, जिनी ने गुस्से से कहा, क्योंकि तुम मेरे सिवाय किसी को नहीं जानते हो जिस पर तुम जानते हो कौन ने काबू किया था। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि उस वक्त कैसा महसूस होता है। हैरी बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और जब उसे इस बात का मतलब समझ में आ गया तो वह तेजी से घूम गया। उसने कहा, मैं भूल गया था। जिनी ठंडे स्वर में बोली, तुम कितने खुशकिस्मत हो। मुझे अफसोस है, हैरी ने दिल से कहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझ पर काबू कर रहा है? देखो, क्या तुम्हें हर चीज याद रहती है जो तुम कर रहे हो? जिनी ने पूछा। क्या ऐसा भी समय आता है जिसके बारे में तुम यह नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? हैरी ने अपने दिमाग पर जोर डाला। फिर उसने जवाब दिया, नहीं। जिनी बोली, तो फिर तुम जानते हो कौन ने तुम पर कभी काबू ही नहीं किया? जब उसने मुझ पर काबू किया था तो मुझे याद नहीं रहता था कि घंटों तक मैं क्या कर रही थी। मैं खुद को कहीं और पाती थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि मैं वहां कैसे पहुंची। हैरी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी बात पर यकीन कर ले, लेकिन इसके बावजूद उसका जी हल्का हो गया। मैंने तुम्हारे डैडी और साहब के बारे में जो सपना देखा था, हरमाइनी ने कहा। हैरी, तुमने ऐसे सपने पहले भी देखे हैं। पिछले साल भी तुम्हें इस बात की झलक मिल जाती थी कि वोल्डेमॉर्ट क्या कर रहा है। हैरी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सपना अलग था। मैं सांप के भीतर था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही सांप था। हो सकता है वोल्डेमॉर्ट मुझे किसी तरह लंदन ले गया हो। हरमाइनी ने बुरी तरह चिढ़कर कहा, किसी दिन तुम हॉगवर्ट्स एक इतिहास पढ़ लेना। शायद इससे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि हॉगवर्ट्स के भीतर कोई अंतर्ध्यान या प्रकट नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वोल्डेमॉर्ट भी तुम्हें तुम्हारे कमरे के बाहर उड़ाकर नहीं ले जा सकता, हैरी। रॉन बोला, उस समय तुम अपने बिस्तर पर ही थे दोस्त। जगाने से पहले मैंने कम से कम 1 मिनट तक तुम्हें नींद में कसमसाते हुए देखा था। हैरी कमरे में इधर से उधर चहलकदमी करने लगा और सोचने लगा। वे लोग जो कह रहे थे वह न सिर्फ राहत भरा था बल्कि समझदारी भरा भी लग रहा था। बिना सोचे हुए उसने पलंग पर रखी प्लेट में से एक सैंडविच उठाया और अपने मुंह में भर लिया। हैरी ने सोचा, चलो, इससे यह चिंता तो छूटी कि मैं हथियार हूँ। उसका दिल खुशी और राहत से फूल गया जब उसने सुना कि सीरियस उसके कमरे के पास से होता हुआ बकबीक के कमरे की तरफ जा रहा था और पूरी तेजी से गॉड रेस्ट ये मैरी हिप्पोग्रिफ्स गा रहा था। तो उसका भी मन हुआ कि वह भी उसके साथ साथ गाने लगे। क्रिसमस पर प्रिवेट ड्राइव लौटने की बात वह सोच भी कैसे सकता था। सीरियस इस बात से खुश था कि वह घर भरा हुआ था। खासतौर पर हैरी के वहां रहने से वो बहुत खुश था। उसकी खुशी हर तरफ छलक रही थी। अब वह गर्मियों वाला उदास मेजबान नहीं था। अब तो जैसे उसने ठान लिया था कि सबको वहां कम से कम उतना मजा आए जितना हॉगवर्ट्स में आता। इसलिए वह उनकी मदद से क्रिसमस तक बिना थके सफाई और सजावट करता रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सोने गए तो मकान पहचान में ही नहीं आ रहा था। गंदे फानुसों पर अब जाले नहीं लटक रहे थे, बल्कि हॉली और सुनहरे तथा चांदी जैसे रंग की झंडियां लगी थी। जादुई बर्फ छने हुए गलीचों पर चमक रही थी। मंडगस एक बड़ा क्रिसमस ट्री ले आया था। सजीव परियों से सजे इस क्रिसमस ट्री के कारण सीरियस का वंश वृक्ष छिप गया था। हॉल की दीवार पर रखे घरेलू जिन्नों के सिरों पर भी फादर क्रिसमस के हैट और दाढ़ियां लग चुकी थीं। जब क्रिसमस की सुबह हैरी जागा तो उसके बिस्तर के पैताने पर तोहफों का ढेर लगा था। रॉन पहले ही अपने तोहफे खोल रहा था और उसका ढेर थोड़ा बड़ा था। इस बार अच्छा सामान मिला है, उसने हैरी को कागजों के बादल के बीच से बताया। झाड़ुओं के दिशा सूचक के लिए धन्यवाद, यह बहुत ही बढ़िया है। हरमाइनी के तोहफे से काफी अच्छा है, उसने मुझे होमवर्क प्लानर दिया है। हैरी ने अपने तोहफों की तरफ देखा। एक तोहफे पर उसे हरमाइनी की लिखावट दिखाई दी। उसने उसे भी एक पुस्तक दी थी जो डायरी जैसी लग रही थी। बहरहाल, जब भी वह उसका पेज खोलता था तो वह जोर से ऐसी बातें बोलती थी, होमवर्क आज कर लो वरना कल पछताओगे। सीरियस और ल्यूपिन ने हैरी को बहुत अच्छी पुस्तकों का सेट दिया था जिनका शीर्षक था व्यवहारिक सुरक्षात्मक जादू और गुप्त कलाओं के खिलाफ इसका प्रयोग।
इन पुस्तकों में सभी मंत्रों और प्रतिकारक मंत्रों के प्रयोग के हिलते हुए रंगीन चित्र दिए हुए थे। हैरी ने पहले खंड को उत्सुकता से पलटा। उसे समझ में आ गया कि यह पुस्तक डीए के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। हैग्रिड ने उसे बालों वाला भूरा पर्स भेजा था जिसमें नुकीले दांत लगे थे। यह चोरी से बचने का अचूक उपाय था, लेकिन दुर्भाग्य से हैरी पर्स में पैसे नहीं रख सकता था, वरना उसकी उंगलियां चिर जाती। टोंक्स ने फायरबोल्ट का एक छोटा चलित मॉडल दिया था, जिसे हैरी कमरे में चारों तरफ उड़ते देखता रहा। वह हसरत से सोचता रहा कि काश उसके पास उसका पूरे आकार का संस्करण होता। रॉन ने उसे हर स्वाद की टॉफियों का बहुत बड़ा डिब्बा दिया था। मिस्टर और मिसेस वीजली ने हमेशा की तरह हाथ से बुना स्वेटर तथा मिन्स पाई दी थी। डॉबी ने एक बहुत भयंकर पेंटिंग दी थी, जिसे देखकर हैरी को लगा कि उसने वह खुद बनाई होगी। उसने अभी पेंटिंग को उल्टा घुमाया ही था ताकि देख सके कि इस तरह से वह बेहतर नजर आती है या नहीं। तभी एक जोरदार कड़ाक के साथ फ्रेड और जॉर्ज उसके पलंग के पैताने के पास प्रकट हो गए। क्रिसमस की बधाइयां, जॉर्ज ने कहा। थोड़ी देर नीचे मत आना, रॉन ने पूछा। क्यों? फ्रेड ने भारीपन से कहा। मम्मी फिर से रोने लगी हैं। पर्सी ने क्रिसमस के उपहार वाला स्वेटर लौटा दिया है। बिना चिट्ठी के, जॉर्ज ने बात पूरी करते हुए कहा। उसने यह तक नहीं पूछा कि डैडी कैसे हैं, वह मिलने भी नहीं गया। फ्रेड ने पलंग के पास आते हुए हैरी की पेंटिंग को देखा। हमने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। हमने उनसे कह दिया कि पर्सी तो चूहे की लेंडी से भी गया गुजरा है, जॉर्ज ने एक चॉकलेट मेढक खाते हुए कहा। लेकिन उससे काम नहीं बना। अब ल्यूपिन उन्हें समझा रहे हैं। उनकी बात से मम्मी का मूड ठीक हो जाएगा। उसके बाद ही नाश्ता करने के लिए नीचे जाना अच्छा रहेगा। वैसे यह है क्या? फ्रेड ने डॉबी की पेंटिंग को देखते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि कोई बंदर है जिसकी दो काली आंखें हैं। यह तो हैरी है, जॉर्ज ने पेंटिंग के पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा। पीछे लिखा हुआ है। बिल्कुल हूबहू तस्वीर बनाई है, फ्रेड ने मुस्कुरा कर कहा। इस ताने से चिढ़कर हैरी ने उस पर नई होमवर्क डायरी फेंक कर मारी। डायरी सामने वाली दीवार से टकराकर फर्श पर जा गिरी, जहां से वह चिल्लाकर बोली, अगर तुमने हर आई पर बिंदी लगा ली है और हर टी को काट दिया है तो फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। वे खड़े होकर कपड़े पहनने लगे। उन्हें सुनाई दे रहा था कि घर में सभी लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दे रहे थे। नीचे जाते समय उन्हें सीढ़ियों पर हरमाइनी मिली। पुस्तक के लिए धन्यवाद, उसने खुशी से कहा। मैं सदियों से न्यू थ्योरी ऑफ न्यूमरोलॉजी चाहती थी, और रॉन, वह सेंट सचमुच असाधारण है। कोई दिक्कत नहीं, रॉन ने कहा। वैसे यह किसके लिए है? उसने उस तोहफे की तरफ इशारा किया जो वह हाथ में लेके जा रही थी। क्रीचर के लिए, हरमाइनी ने उत्साह से कहा। अच्छा होगा कि इसमें कपड़े ना हो, रॉन ने उसे चेतावनी दी। तुम जानती हो सीरियस ने क्या कहा था। क्रीचर हमारे बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानता है। हम उसे आजाद नहीं कर सकते, हरमाइनी ने कहा। इसमें कपड़े नहीं है। हालांकि अगर मेरा वश चलता तो मैं निश्चित रूप से उसे उस गंदे पुराने चीथड़े की जगह पर कोई दूसरा कपड़ा पहनने को दे देती। नहीं, यह तो हाथ से बनी रजाई है। मैंने सोचा कि इससे उसका बेडरूम चमक जाएगा। कौन सा बेडरूम? हैरी ने कहा और अपनी आवाज फुसफुसाहट जैसी कर ली, क्योंकि वे सीरियस की माँ की तस्वीर के सामने से गुजर रहे थे। हरमाइनी बोली, सीरियस कहता है कि यह बेडरूम जैसा तो नहीं है, बल्कि एक तरह की मांद है। वह किचन से दूर वाली अलमारी में बॉयलर के नीचे सोता है। जब वे बेसमेंट में पहुंचे तो वहां उन्हें मिसेस वीजली अकेली मिली। वे स्टोव के पास खड़ी थी, और जब उन्होंने सभी को मैरी क्रिसमस कहा तो उनकी भर्राई आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सर्दी हो गई हो। सभी ने अपनी निगाह फेर ली। तो यह क्रीचर का बेडरूम है, रॉन ने पेंट्री के सामने वाले कोने में एक गंदे दरवाजे की तरफ चलते हुए कहा। हैरी ने उसे कभी खुला नहीं देखा था। हाँ, हरमाइनी ने कहा, जो अब थोड़ी घबराई दिख रही थी। मुझे लगता है कि हमें खटखटा कर अंदर घुसना चाहिए। रॉन ने अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह ऊपर की मंजिल पर चोरी से घूम रहा होगा, उसने कहा और झट से दरवाजा खोल दिया। आह! हैरी ने अंदर झांका। अंदर ज्यादातर हिस्से में पुराने जमाने का बहुत बड़ा बॉयलर रखा था, लेकिन पाइपों के नीचे वाली जगह पर क्रीचर ने अपने लिए एक घोंसला जैसा बना रखा था। फर्श पर बहुत से चीथड़ों और पुराने बदबूदार कंबलों का ढेर पड़ा था। इसके बीच में एक छोटी सी जगह से पता चलता था कि क्रीचर हर रात को कहाँ सोता था। सामान में यहाँ वहाँ बासी ब्रेड के टुकड़े और चीज के फफूंद लगे टुकड़े भी थे। दूर वाले कोने में छोटी छोटी चीजें और सिक्के चमक रहे थे। हैरी को अंदाजा था कि क्रीचर ने उन्हें सीरियस की मकान की सफाई से बचाया होगा। वह चांदी में मड़ी परिवार की तस्वीर लाने में भी सफल हो गया था, जिन्हें सीरियस ने गर्मियों में फेंक दिया था।
उनका कांच भले ही टूट गया था, लेकिन उनके भीतर अब भी छोटे छोटे श्वेत श्याम लोग थे जो दंभ से उसे देख रहे थे, जिनमें उसे अपने पेट में एक झटका भी महसूस हुआ। वह भारी पलकों वाली सांवली औरत भी शामिल थी, जिसका मुकदमा उसने डंबलडोर के स्मृति पात्र में देखा था, बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तस्वीर क्रीचर को सबसे ज्यादा प्रिय थी। उसने इसे बाकी सभी तस्वीरों के सामने रखा था और इसके कांच को सेलो टेप से जोड़ दिया था। हरमाइनी ने अपने पैकेट को चीथड़ों और कंबलों के बीच में सफाई से रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं उसका उपहार यहीं छोड़ दूं। फिर वह धीरे से दरवाजा बंद करते हुए बोली, यह उसे बाद में मिल जाएगा, यह अच्छा रहेगा। दरवाजा बंद करते ही उन्हें सीरस दिखा, जो पेंट्री से एक बड़ी टर्की लेकर आ रहा था। वह बोला, मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्या किसी ने क्रीचर को हाल ही में देखा है? हैरी ने कहा, जब हम यहाँ आए थे उस रात के बाद से मैंने उसे कहीं नहीं देखा। उस समय तुम उसे किचन से बाहर निकलने का आदेश दे रहे थे। हाँ, सीरियस ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मुझे लगता है कि मैंने भी उसे उसी समय आखिरी बार देखा था। वो ऊपर की मंजिल पर कहीं छिपा होगा। हैरी बोला, वह घर छोड़कर तो नहीं चला गया? मेरा मतलब है, जब तुमने कहा था बाहर निकलो, तो हो सकता है उसने सोचा हो कि तुम उसे घर से निकल जाने का आदेश दे रहे हो। सीरियस ने जवाब दिया, नहीं नहीं, घरेलू जिन तब तक नहीं जा सकते जब तक उन्हें कपड़े न दिए जाएं। वे परिवार के मकान से बंधे रहते हैं। हैरी ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, अगर वे सचमुच चाहे तो मकान छोड़ भी सकते हैं। डॉबी ने ऐसा ही किया था। 3 साल पहले वो मेलफॉय का घर छोड़कर मुझे चेतावनी देने आया था। बाद में उसे खुद को सजा देनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने यह काम किया था। सीरियस एक पल के लिए थोड़ा परेशान दिखने के बाद बोला, मैं बाद में उसकी तलाशी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो ऊपर की मंजिल पर मेरी माँ की पुरानी सलवार या ऐसी किसी चीज के लिए आंसू बहाता मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वह एयरिंग कपबोर्ड में घुसकर मर गया हो, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फ्रेड, जॉर्ज और रॉन हंस दिए। बहरहाल हरमाइनी के चेहरे पर हिकारत का भाव साफ नजर आ रहा था। जब उन्होंने क्रिसमस का लंच कर लिया तो वीजली परिवार, हैरी और हरमाइनी मिस्टर वीजली से एक बार फिर मिलने जाने की योजना बनाने लगे। बावरे नैन और ल्यूपिन भी साथ में जा रहे थे। मंडंगस क्रिसमस पुडिंग और ट्राइफल के लिए समय पर आ गया था। वह इस मौके के लिए कार उधार ले आया था, क्योंकि क्रिसमस के दिन ट्रेनें नहीं चलती थी। हैरी को शक था कि वह कार को इसके मालिक की इजाजत के बिना लाया होगा। बहरहाल उसने मंत्र से कार को उतना बड़ा बना लिया था जितनी वीजली परिवार की पुरानी फोर्ड एंगलिया हुआ करती थी। हालांकि बाहर से यह सामान्य आकार की ही दिखती थी, लेकिन कार चलाने वाले मंडगस को छोड़कर अंदर 10 लोग आराम से बैठ सकते थे। मिसेस वीजली इसमें बैठने से पहले झिझक रही थी। हैरी जानता था कि वे मंडगस को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वे जादू के बिना यात्रा करना भी पसंद नहीं करती थी। उनकी इन दोनों नापसंदगियों में संघर्ष हो रहा था, लेकिन आखिरकार बाहर की ठंड तथा उनके बच्चों के आग्रह की जीत हुई और वे पीछे वाली सीट पर फ्रेड तथा बिल के बीच में बैठ गईं। सेंट मंगोस की यात्रा काफी जल्दी हुई, क्योंकि सड़कों पर बहुत कम गाड़ियां चल रही थी। जादूगरों और जादूगरनियों के छोटे समूह अस्पताल में घुसने के लिए चोरी से इधर उधर देख रहे थे। हालांकि सड़क सुनसान थी। हैरी और बाकी लोग कार से बाहर निकले। मंडगस कोने में कार खड़ी करके उनका इंतजार करने लगा। वे सामान्य तरीके से टहलते हुए उस खिड़की तक पहुंचे जहां हरे नायलॉन वाली डमी खड़ी थी, और फिर एक एक करके वे अंदर चले गए। रिसेप्शन पर जश्न का माहौल था। जिन स्फटिक के गोलों से सेंट मंगोज में रोशनी होती थी, उन पर लाल और सुनहरा रंग कर दिया गया था, जिससे वे चमकदार क्रिसमस बॉबल्स जैसे दिखने लगे थे। हर दरवाजे पर हॉली टंगी थी। जादुई बर्फ से ढके सफेद क्रिसमस ट्री हर कोने में चमक रहे थे। हर एक के ऊपर सोने का एक चमकदार सितारा लगा था। यहाँ पिछली बार से कम भीड़ थी, लेकिन कमरे में आधी दूरी जाने पर हैरी को एक जादूगरनी ने एक तरफ धक्का दिया, जिसके बाएं नथुने में एक बर्तन फंस गया था। पारिवारिक विवाह, डेस्क के पीछे बैठी सुनहरे बालों वाली जादूगरनी ने मुस्कुरा कर कहा, आप तीसरी हैं जिसे मैंने आज देखा है। मंत्रशती चौथी मंजिल। उन्हें मिस्टर वीजली तकियों पटके मिले। उनकी गोद में एक ट्रे रखी थी, जिसमें टर्की के लंच के अवशेष थे, और उनके चेहरे का थोड़ा संकोची भाव था। जब सभी ने मिस्टर वीजली को क्रिसमस की बधाइयां और तोहफे दिए, तो मिसेस वीजली ने पूछा, सब कुछ ठीक है आर्थर? बहुत बढ़िया, मिस्टर वीजली ने कुछ ज्यादा ही जोश में कहा। तुम उपचारक स्मेथविक से तो नहीं मिली है ना? नहीं, मिसेस वीजली ने संदेह से पूछा। क्यों? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मिस्टर वीजली ने अटपटे ढंग से कहा और अपने तोहफों का ढेर खोलने लगे। अच्छा, सबका दिन अच्छा रहा? तुम लोगों को क्रिसमस पर क्या क्या मिला? ओह हैरी, ये तो सचमुच शानदार है।
उन्होंने अभी अभी फ्यूज वायर और स्क्रू ड्राइवरों का तोहफा खोला था जो हैरी ने दिया था। मिसेस वीजली मिस्टर वीजली के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रही थी। जब उनके पति हैरी से हाथ मिलाने के लिए आगे झुके तो मिसेस वीजली ने उनकी नाइट शर्ट के नीचे पट्टियां देखी। आर्थर, वे तेजी से बोली, तुम्हारी पट्टियां बदल गई। तुम्हें एक दिन पहले पट्टियां क्यों बदलवानी पड़ी? उपचारकों ने मुझे बताया था कि वे कल पट्टियां बदलेंगे। क्या? मिस्टर वीजली ने थोड़ा डर कर कहा और चादर अपने सीने तक खींच ली। नहीं नहीं, यह कुछ नहीं है, यह तो मैं। मिसेस वीजली की पैनी निगाह के सामने उनकी हवा निकल गई। देखो, परेशान मत होना मॉली, लेकिन अगस्टस पाई के मन में एक विचार आया। तुम जानती हो वह प्रशिक्षु उपचारक है, बहुत बढ़िया युवक है और पूरक चिकित्सा में उसकी गहरी दिलचस्पी है। मेरा मतलब है मगलू उपचारक में। उन्हें टाके कहते हैं मॉली, और वे मगलू घावों पर बहुत अच्छा असर करते हैं। मिसेस वीजली ने एक भयंकर आवाज निकाली जो चीख और गुर्राहट के बीच की थी। ल्यूपिन बिस्तर से दूर टहलने लगे और उस नरभेड़ी के पास चले गए जो अकेला लेटा था और मिस्टर वीजली के पास जमा भीड़ को हसरत से देख रहा था। बिल बुदबुदा कर बोला कि वह चाय पीने जा रहा है। फ्रेड और जॉर्ज भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दिए। क्या तुम मुझसे यह कहना चाहते हो? मिसेस वीजली ने कहा। उनकी आवाज हर शब्द के साथ ज्यादा तेज होती जा रही थी और उन्हें यह ध्यान ही नहीं था कि उनके साथ आए लोग बचने के लिए भाग रहे थे। कि तुम मगलू उपचारों से खिलवाड़ कर रहे हो? खिलवाड़ नहीं मॉली, मिस्टर वीजली ने माफी मांगने के अंदाज में कहा। यह तो एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में पाई और मैंने सोचा कि हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह के घावों में यह उतनी अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो पाया जितनी हमें उम्मीद थी। मतलब? अच्छा अच्छा, मैं नहीं जानता कि तुम्हें पता है या नहीं कि टाके क्या होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपनी चमड़ी दोबारा सिलवाने की कोशिश कर रहे थे, मिसेस वीजली ने हंसी उड़ाते हुए कहा। लेकिन आर्थर, तुम भी इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते, हैरी ने खड़े होते हुए कहा। मैं भी चाय पीने जाता हूँ। हरमाइनी, रॉन और जिनी लगभग भागते हुए दरवाजे तक गए। जब दरवाजा झूलकर उनके पीछे बंद हुआ तो उन्हें मिसेस वीजली के चीखने की आवाज आई। तुम्हारा क्या मतलब है? यह सामान्य विचार था? बिल्कुल डैडी जैसी हरकत, जिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जब वे गलियारे में पहुंच गए। ताकि मैं पूछती हूँ। देखो, वे मगलू घावों को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं, हरमाइनी ने न्यायपूर्ण ढंग से कहा। मुझे लगता है कि उस सांप के जहर में कोई चीज उन्हें घोल देती होगी। क्या पता टी रूम कहाँ है? हैरी ने स्वागत जादूगरनी की डेस्क के ऊपर के साइन बोर्ड को याद करते हुए कहा। 5वीं मंजिल पर। वे गलियारे में चल दिए। दोहरे दरवाजे से निकलकर वे एक हिलती डुलती सीढ़ी पर चढ़ने लगे जिनमें दोनों ओर क्रूर दिख रहे उपचारकों की तस्वीरें लगी हुई थीं। तस्वीरों में खड़े कई उपचारकों ने उन्हें आवाज लगाकर बताया कि उन्हें अजीब सी बीमारियां हैं। यही नहीं, उन्होंने इनके भयंकर उपचार भी सुझा दिए। जब एक मध्ययुगी जादूगर ने रॉन को बताया कि उसे स्पेटर ग्रॉइट हो गया है तो वह बुरा मान गया। यह क्या होता है? रॉन ने गुस्से से पूछा जब उपचारक 6 अन्य तस्वीरों में भागकर उसके पीछे पीछे चलता रहा और बाकी तस्वीर वालों को रास्ते से धकाता रहा। यह त्वचा का एक बहुत ही गंभीर रोग है नवयुवक, जो तुम्हारे चेहरे पर चेचक जैसे निशान बना देता है। इस समय तुम्हारा चेहरा इतना बुरा है, आगे चलकर ये इससे भी भयंकर हो जाएगा। रॉन के कान लाल हो गए और वह आवेश में बोला, किसका चेहरा बुरा है? इसका एकमात्र इलाज यह है कि मेढक का लीवर अपने गले में कसकर बांध लो और पूर्णमासी को ईल मछली की आंखों से भरे पीपे में नंगे खड़े हो जाओ। मुझे स्पाइडर ग्रोटिस नहीं हुआ है, लेकिन नवयुवक, तुम्हारे चेहरे पर ये बुरे से दाग, ये चकत्ते हैं, रॉन ने गुस्से से कहा। अब अपनी तस्वीर में जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। वह बाकी लोगों की तरफ मुड़ा जो जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाए हुए खड़े थे। यह कौन सी मंजिल है? हरमाइनी ने कहा। मुझे लगता है 5वीं होगी। नहीं, यह 4थी है, हैरी ने कहा। एक और। लेकिन जैसे ही वे उस मंजिल पर पहुंचे वे तत्काल रुक गए। वे दोहरे दरवाजे में लगी एक छोटी खिड़की को घूर रहे थे जिस पर गलियारे के शुरू में साइन बोर्ड लगा था, मंत्र क्षति। एक आदमी खिड़की के कांच पर अपनी नाक दबाकर उनकी तरफ देख रहा था। उसके लहराते हुए सुनहरे बाल थे, चमकती नीली आंखें थी और चौड़ी मुस्कान थी जिससे बहुत सफेद दांत दिख रहे थे। हे भगवान, रॉन ने उस आदमी की तरफ घूरते हुए कहा। ओह, यह क्या? हरमाइनी ने अचानक कहा। प्रोफेसर लॉकहार्ट। गुप्त कलाओं से रक्षा के उनके पूर्व टीचर ने दरवाजे को धकाया। लंबे लिलाक ड्रेसिंग गाउन में वे उनकी तरफ आए। हेलो, उन्होंने कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए होगा, है ना?
ज्यादा नहीं बदले हैं, है ना? हैरी ने जिनी से बुदबुदा कर कहा, जो मुस्कुरा दी। और आप कैसे हैं प्रोफेसर? रॉन ने थोड़े अपराध बोध से कहा। रॉन की गर्भच छड़ी ने ही प्रोफेसर लॉकहार्ट की याददाश्त को इतनी ज्यादा क्षति पहुंचाई थी कि उन्हें सेंट मंगोज अस्पताल में आना पड़ा था। हालांकि लॉकहार्ट उस वक्त हैरी और रॉन की याददाश्त को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हैरी की सहानुभूति सीमित थी। मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद, लॉकहार्ट ने उत्साह से कहा और अपनी जेब से मोर के पंख वाली थोड़ी घिसी पिटी कलम निकाली। तुम्हें कितने ऑटोग्राफ चाहिए? क्या तुम्हें पता है मैं अब मिलाकर लिख सकता हूँ? और हमें इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद, रॉन ने कहा और हैरी की तरफ भौहें उठाई। हैरी ने पूछा, प्रोफेसर, क्या आपको गलियारे में घूमना चाहिए? क्या आपको वार्ड में नहीं रहना चाहिए? लॉकहार्ट के चेहरे से मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ पल तक हैरी को लगातार देखने के बाद उन्होंने पूछा, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? और हाँ, हम मिल चुके हैं, हैरी ने कहा। आप हमें हॉगवर्ट्स में पढ़ाते थे, याद है? पढ़ाता था? लॉकहार्ट ने दोहराया और थोड़ी उलझन में दिखने लगे। मैं क्या सचमुच? और फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट अचानक प्रकट हो गई, जिसे देखकर उन्हें थोड़ी दहशत होने लगी। मुझे लगता है तुम्हें अपना सारा ज्ञान दे दिया होगा, है ना? अच्छा, तो ऑटोग्राफ चाहिए? तो 1 दर्जन ठीक रहेंगे, ताकि तुम अपने सारे दोस्तों को बांट सको और कोई भी न छूटे। लेकिन तभी गलियारे के दूर वाले सिरे के दरवाजे से एक सिर बाहर निकला और एक आवाज आई, गिल्डरॉय, शरारती लड़के, तुम कहाँ निकल गए? माँ जैसी दिखने वाली एक उपचारक अपने बालों में पन्नियों का हार लगाई थी। वह गलियारे में तेजी से आई और हैरी तथा बाकी लोगों की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराई। ओ गिल्डरॉय, तुमसे मिलने के लिए लोग आए हैं, कितना बढ़िया है। और आज क्रिसमस भी है। तुम लोगों को पता है, उससे मिलने कभी कोई नहीं आता है, बेचारा। और मुझे इसका कारण भी नहीं पता। वो बहुत प्यारा है ना? हम ऑटोग्राफ दे रहे हैं, गिल्डरॉय ने उपचारक की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें ढेर सारे चाहिए, मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त तस्वीरें तो है ना? उसकी बात तो सुनो। उपचारक ने लॉकहार्ट की बाह पकड़ी और लॉकहार्ट की तरफ देखकर मुस्कुराई, जैसे लॉकहार्ट 2 साल का शरारती बच्चा हो। कुछ साल पहले वो मशहूर था। हमें उम्मीद है कि ऑटोग्राफ देने की यह इच्छा इस बात का संकेत है कि उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। क्या तुम लोग इस तरफ चलोगे? तुम जानते हो, वह एक बंद वार्ड में रहता है। जब मैं क्रिसमस के तोहफे लेकर अंदर जा रही थी तो वह बाहर निकल गया होगा। आमतौर पर दरवाजे पर ताला लगा रहता है। वैसे वह खतरनाक नहीं है, लेकिन, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, वह खुद के लिए एक खतरा है। नहीं जानता कि वह कौन है, इधर उधर भटकता रहता है और उसे पता भी नहीं रहता कि कैसे लौटना है। तुम लोगों ने अच्छा किया जो उससे मिलने आ गए। और रॉन ने ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, दरअसल हम तो, अर लेकिन उपचारक बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसे चाय पीने जा रहे थे कि रॉन की कमजोर बुदबुदाहट सुनाई नहीं दी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ लाचारी से देखा, फिर गलियारे में लॉकहार्ट और उनकी उपचारक के पीछे पीछे चल दिए। रॉन ने तेजी से कहा, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। उपचारक जेनस ने थिकी वार्ड के दरवाजे की तरफ अपनी छड़ी करके कहा, एलो मोरा। दरवाजा तत्काल खुल गया और उपचारक ने गिल्डरॉय की बाह पकड़कर उन्हें उनके पलंग के पास की एक कुर्सी पर बैठा दिया। इस वार्ड में हमारे दीर्घकालीन मरीज रहते हैं, उपचारक ने हैरी, रॉन, हर्माइनी और जिनी को धीमी आवाज में बताया। स्थायी मंत्र क्षति, जाहिर है गहन उपचारक कार्डों, सम्मोहनों और थोड़ी सी किस्मत की मदद से हम कुछ सुधार कर सकते हैं। गिल्डरॉय को थोड़ा एहसास होने लगा है और हमें मिस्टर बोर्ड में भी अच्छा सुधार देखने को मिला है, जिनकी बोलने की शक्ति अब लौट रही है। हालांकि वे अभी तक ऐसी भाषा नहीं बोल पाए हैं जिसे हम समझ सकें। अच्छा, तो मुझे क्रिसमस के तोहफे पहुंचाने का काम पूरा करना है। मैं तुम लोगों को बातचीत के लिए अकेला छोड़ देती हूँ। हैरी ने चारों तरफ देखा। वार्ड को देखकर साफ लग रहा था कि यह इसके निवासियों का स्थायी घर बन चुका था। मिस्टर वीजली के वार्ड के बजाय इस वार्ड में पलंगों के आसपास ज्यादा व्यक्तिगत सामान रखा था। गिल्डरॉय के पास वाली दीवार पर खुद उनकी तस्वीरें भी लगी हुई थीं, जो सभी दांत दिखाते हुए मुस्कुरा रही थी और नए आगंतुकों की तरफ देखकर हाथ हिला रही थी। उसने उनमें से कई पर बच्चों जैसी लिखावट में ऑटोग्राफ दे दिए थे। जिस पल उपचारक ने गिल्डरॉय को उनकी कुर्सी पर बिठाया, उन्होंने अपनी तरफ तस्वीरों का ढेर खींचा, एक कलम उठाई और उन सभी पर तेजी से साइन करने लगे। तुम इन्हें लिफाफों में रख सकती हो, उन्होंने जीनी से कहा और साइन की हुई तस्वीरें एक एक करके उसकी गोद में फेंकने लगे।
लोग मुझे भूले नहीं है। मुझे अब भी बहुत सारी फैन मेल्स आती हैं। ग्लैडिस और गजन तो हर सप्ताह लिखती है। काश मुझे पता होता कि वो ऐसा क्यों करती है। वे थोड़े हैरान दिखते हुए मुस्कुराए और नए उत्साह से साइन करने लगे। मुझे लगता है मेरी सुंदरता के कारण। सामने वाले पलंग पर पीली चमड़ी वाला एक उदास जादूगर लेटा लेटा छत को घूर रहा था। वह कुछ बड़बड़ा रहा था और उसे एहसास नहीं था कि उसके आसपास कोई है। दो पलंग दूर एक औरत लेटी थी जिसका पूरा चेहरा बालों से ढका था। हैरी को याद आया कि इसी तरह का हादसा हरमाइनी के साथ सेकेंड ईयर में हुआ था। हालांकि सौभाग्य से उसे स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। वार्ड के दूर वाले सिरे पर दो पलंग के चारों तरफ फूल वाले पर्दे लगे हुए थे ताकि मरीजों और उनसे मिलने वालों को थोड़ी गोपनीयता मिल सके। यह लो एग्नेस, उपचारक ने बालों से ढके चेहरे वाली औरत से कहा और उसे क्रिसमस के तोहफों का एक छोटा ढेर दे दिया। देखो, तुम्हें कोई नहीं भूला है ना? और तुम्हारे बेटे ने यह बताने के लिए उल्लू भेजा है कि वो आज रात को यहाँ आ रहा है। तो यह अच्छा है ना? एग्नेस कई बार जोर से भौंकी। और देखो ब्रोड्रिक, तुम्हारे लिए गमले में एक पौधा आया है और एक प्यारा कैलेंडर जिसमें हर महीने के लिए एक अलग गरुड़ अश्व की तस्वीर है। इससे रौनक आ जाएगी, है ना? उपचारक ने बड़बड़ाते हुए आदमी के पास जाते हुए कहा। फिर उपचारक ने उसके पलंग के पास के कैबिनेट पर लंबे लहराते कांटों वाला एक थोड़ा बदसूरत पौधा रख दिया और अपनी छड़ी से दीवार पर कैलेंडर लगा दिया। और ओह मिसेस लॉन्ग बॉटम, क्या आप अभी से जा रही हैं? हैरी ने अपना सिर घुमाया। वार्ड के सिरे पर लगे दो पलंगों से पर्दे हट गए थे और दो मिलने वाले पलंगों के बीच से आ रहे थे। उनमें से एक दबंग सी बूढ़ी महिला थी जो लंबी हरी ड्रेस और लोमड़ी के बालों का दीमक खाया नुकीला हैट पहने थी जो एक गिद्ध से सजा था, और उनके पीछे पूरी तरह निराश नेविल था। हैरी को अचानक समझ में आ गया कि सिरे वाले पलंगों पर कौन लोग होंगे। उसने दूसरों का ध्यान हटाने के लिए कोई चीज खोजने की कोशिश की ताकि नेविल की तरफ किसी का ध्यान न जाए और कोई उससे सवाल न पूछे। लेकिन रॉन भी लॉन्ग बॉटम नाम सुनकर देखने लगा था और इससे पहले हैरी उसे रोक पाता, वह चिल्ला पड़ा, नेविल! नेविल उछला और इस तरह झुक गया जैसे उसके पास से कोई गोली निकल गई हो। हम है नेविल, रॉन ने उत्साह से उठते हुए कहा। क्या तुमने देखा लॉकहार्ट यहाँ है? तुम किसे मिलने आए हो? तुम्हारे दोस्त है नेविल, नेविल की दादी ने शालीनता से पूछा और उन सभी के पास आई। नेविल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ नहीं रुकना चाहता था। उसके मोटे चेहरे पर एक हल्की बैगनी चमक आ गई थी और वह किसी से आंखें नहीं मिला रहा था। ओह हाँ, उसकी दादी ने हैरी की तरफ गौर से देखते हुए कहा और उसे हाथ मिलाने के लिए अपना झुर्रीदार पंजे जैसा हाथ बढ़ाया। हाँ हाँ, जाहिर है, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। नेविल तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। और धन्यवाद, हैरी ने अपना हाथ मिलाते हुए कहा। नेविल ने उसकी तरफ नहीं देखा बल्कि अपने पैरों को देखता रहा और उसके चेहरे का रंग पूरे समय गहरा होता जा रहा था। और तुम लोग स्पष्ट रूप से वीजली होगे, मिसेस लॉन्गबॉटम ने कहा और अपना हाथ शाही अंदाज में रॉन और जिनी की तरफ बारी बारी बढ़ाया। हाँ, मैं तुम्हारे माता पिता को जानती हूँ। जाहिर है ज्यादा अच्छी तरह तो नहीं, लेकिन अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और तुम हरमाइनी ग्रेंजर होगी। हरमाइनी थोड़ी हैरान दिखने लगी कि मिसेस लॉन्गबॉटम उसका नाम जानती थी, लेकिन उसने हाथ मिला लिया। हाँ, नेविल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तुमने कई मुश्किल स्थितियों में इसकी मदद की थी, है ना? यह अच्छा लड़का है। उन्होंने नेविल की तरफ अपनी थोड़ी पतली नाक करके उसका मूल्यांकन करते हुए कहा। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि यह अपने पिता जितना प्रतिभाशाली नहीं है। उन्होंने अपना सिर वार्ड के सिरे वाले दो पलंगों की दिशा में हिलाया जिससे उनके हेड पर लगा गिद्ध बुरी तरह कांपने लगा। क्या? रॉन ने हैरत से पूछा। हैरी रॉन के पैर पर पैर मारना चाहता था, लेकिन जब आपने दुशाले के बजाय जीन्स पहन रखी हो तो इस तरह की चीज सबसे छिपा कर करना मुश्किल होता है। नेविल, सिरे वाले पलंग पर तुम्हारे डैडी है? यह क्या? मिसेस लॉन्गबॉटम ने तीखी आवाज में कहा। नेविल, तुमने अपने दोस्तों को अपने माता पिता के बारे में नहीं बताया? नेविल ने एक गहरी सांस खींची और छत की तरफ देखकर सिर हिला दिया। हैरी को याद नहीं था कि उसे इससे ज्यादा अफसोस किसी के लिए हुआ था, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था कि वह इस स्थिति से बाहर निकलने में नेविल की मदद कैसे करे। देखो, इसमें शर्म की बात नहीं है, मिसेस लॉन्गबॉटम ने गुस्से से कहा। नेविल, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। उन्होंने अपनी सेहत और बुद्धिमत्ता इसलिए नहीं खोई ताकि उनके इकलौते बेटे को उन पर शर्म आए।
मुझे शर्म नहीं आती है, नेविल ने बहुत धीरे से कहा। वह अब भी हैरी और बाकी लोगों की तरफ नहीं देख रहा था। रॉन पंजों के बल खड़े होकर पलंग पर लेटे लोगों को देखने की कोशिश कर रहा था। यह बताने का तुम्हारा बड़ा अजीब अंदाज है, मिसेस लॉन्गबॉटम ने कहा। फिर वे हैरी, रॉन, हर्माइनी और जिनी की तरफ मुड़कर गर्व से बोली, तुम जानते हो कौन के समर्थकों ने मेरे बेटे बहू को यातना देकर पागल कर दिया था? हरमाइनी और जिनी ने दहशत में अपने मुंह पर हाथ रख लिए। रॉन ने नेविल के माता पिता की झलक देखने की कोशिश में अपनी गर्दन उठाना बंद कर दी और बुरी तरह आहत दिखने लगा। वे औरत थे और जादूगर समुदाय में बहुत सम्मानित थे, मिसेस लॉन्गबॉटम ने आगे कहा। बहुत प्रतिभाशाली थे। मैं, हाँ एलिस, क्या हुआ? नेविल की माँ नाइट ड्रेस में ही वार्ड में आ गई थी। उनका चेहरा अब उतना मोटा और खुश नहीं दिख रहा था जितना हैरी ने मूडी के मायापंची के समूह की पुरानी तस्वीर में देखा था। अब उनका चेहरा पतला और थका हुआ था। उनके बाल अब सफेद हो चुके थे। उनकी आंखें बेजान थी और उनकी चमक जा चुकी थी। वे बोलना नहीं चाहती थी या शायद बोल नहीं सकती थी। बहरहाल उन्होंने नेविल की तरफ इशारा किया और अपने हाथ में पकड़ी हुई कोई चीज दिखाई। मिसेस लॉन्गबॉटम ने थोड़े थके अंदाज में कहा, एलिस, फिर से? बहुत अच्छा। नेविल, जाओ उसे ले लो। लेकिन नेविल पहले ही अपना हाथ बढ़ा चुका था, जिसमें उसकी माँ ने ड्रूबस बेस्ट बोइंगम की खाली पन्नी दे दी। बहुत बढ़िया, नेविल की दादी ने नकली खुशी से भरी आवाज में कहा और नेविल की माँ का कंधा थपथपाया। नेविल धीरे से बोला, धन्यवाद मम्मी। उसकी माँ गुनगुनाती हुई दोबारा वार्ड में चली गई। नेविल ने बाकी लोगों की तरफ विद्रोही अंदाज में देखा, जैसे उसे ये कह रहा हो कि हंसकर तो देखो। लेकिन हैरी को नहीं लगता कि उसने जीवन में इससे दुखद दृश्य कभी देखा हो। अच्छा, तो हम चलते हैं, मिसेस लॉन्गबॉटम ने आ भरते हुए कहा और अपने लंबे हरे दस्ताने खींचे। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नेविल, उस रैपर को कूड़ेदान में डाल दो। अब तक उसने तुम्हें इतनी सारी पन्नियां दे दी हैं कि तुम्हारे पूरे बेडरूम में बिछ सकती हैं। लेकिन नेविल ने चुपके से उस चॉकलेट की पन्नी को अपनी जेब में रख लिया। उनके बाहर निकलते ही दरवाजा बंद हो गया। मुझे नहीं पता था, हरमाइनी ने रोतली आवाज में कहा। मुझे भी नहीं, रॉन ने भर्राई आवाज में कहा। मुझे भी नहीं, जिनी फुसफुसा कर बोली। उन लोगों ने हैरी को देखा। उसने उदासी से कहा, मुझे पता था, डंबलडोर ने मुझे बताया था, लेकिन उन्होंने मुझसे यह वादा करवा लिया था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊं। इसलिए बेllatrix लेस्ट्रेंज को अज़्काबान भेज दिया गया था। उसने ही नेविल के माता पिता पर पीड़ित कृत शाप का इस्तेमाल तब तक किया था जब तक कि उनका दिमाग नहीं चला गया। हरमाइनी दहशत में फुसफुसाई, यह काम बेllatrix लेस्ट्रेंज ने किया था? वह औरत जिसकी तस्वीर क्रीचर ने अपनी माद में लगा रखी है? एक लंबी खामोशी छाई रही, जो लॉकहार्ट की गुस्से भरी आवाज से ही टूटी। देखो, मैंने जोर जोर कर लिखना यूं ही नहीं सीखा है।